हिंदी बाल भारती 8वीं कक्षा की पहली इकाई। विद्यार्थियों, पहली इकाई का 8वां नरई, जिसके लेखक है श्रीकांत उपाध्याय। विभाग 1 के माध्यम से मैंने आपको पृष्ठ नंबर 31 से लेकर पृष्ठ नंबर 32 में आपको मैंने प्रतिवर्ष यहाँ तक के हवाई सर्वेक्षण यहाँ तक के मैंने समझाया है विभाग 1 के अंतर्गत। अब मैं आपको विभाग 2 की जानकारी दे रही हूँ। विभाग 2 में आपको पेज नंबर 32 निकालना है। वहाँ पर मैं यहाँ से पढ़ रही हूँ, यहाँ पर आपको ध्यान देना है। विद्यार्थियों, अब ये आगे कहते हैं कि ऊंची जमीन की विशद पट्टी पर रेलवे लाइन बिछी हुई है। महानंदा पानी में आच्छादित विस्तार के बीच चली जा रही है। कुछ स्टेशनों के करीब राहत शिविर लगे हुए हैं। जनसंख्या विस्फोटक बच्चे खेल कूद रहे हैं। सर्वाहार परिवार की एक स्त्री शिविर के द्वार पर बैठी दर्पण के सामने केश विन्यास कर रही है। विन्यास का अर्थ यहाँ पर विद्यार्थियों, यहाँ हमें देखना है विन्यास। विन्यास का अर्थ यानी कि व्यवस्थित करना या संवारना बाल को। और दर्पण, आपको पता है दर्पण का अर्थ रहता है शीशा या आईना। आक्षितिज का अर्थ है क्षितिज तक। यहाँ पर आक्षितिज का अर्थ है क्षितिज तक। आगे कहते हैं कि बिहार का शोक ओ कोसी, अगर शमशान भूमि में भी शिविर लगा दिया जाए तो भी वह विस्थापित परिवार की कुलवधू मनास की पीठ पर बैठकर वेणी संहार करेगी। इधर बाढ़ में डूबा पानी से मुक्त चाहता है, उधर महाराष्ट्र का मराठावाड़ और उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड परम वृष्टि पाकर निहाल हो रहे हैं। कटिहाल के बाद भू दृश्य फिर बदलता है। बाद में दृश्य अब नहीं दिख रहे हैं। शाम का धुंधला उतर रहा है। यहाँ पर आगे भी कहते हैं कि बिहार रात की बाहों में और मैं निद्रा में के अनंत में। सवेरा हो गया है। दक्षिण बिहार की धान मेखला रात में आई और चली गई। मुगल सराय पीछे छूट गया। महानंदा चुनार मिर्जापुर क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी है। कहाँ है? देवकीनंदन खत्री के उपन्यास चंद्रकांता और चंद्रकांता सतीत में वर्णित वे रहस्यमय जंगल और खोए कंदराए। रेलवे लाइन के आसपास कुछ जंगली पेड़, कटी पीटी जमीन और नदी नाले के पार्श्व में रहने वाले सरपत अवश्य दिख रहे हैं। ये प्रतीक है कि जंगल के नदी नाले के अब हम प्रकृति के प्रतीकों को देखा करेंगे। पानी में प्रसन्न चिन्ह खड़े है धान। नीचे रेलवे लाइन के किनारे वर्षा ऋतु में जगह जगह जलाशय बना दिए हैं। कुई में समन्वित है ये जलाशय। अचानक एक जलाशय दृष्टिपथ में आता है और अपनी संपूर्ण दिव्यता के साथ मेरे मानस फलक पर अंकित हो जाता है। यही मिटेगी जन्म जन्मांतर तक वह छवि। जलाशय का पानी उज्ज्वल नीलमणि सा दमक रहा है। अपने अपने मृणाल पर प्रार्थनामय मुद्रा में पानी में खड़ी कुमुदनियाँ खिली अधखिली अनखिली पानी पर ठहरे और कुमुदनियाँ पत्र पानी के अरण्य में विहार कर रही है। नन्ही नन्ही मछलियाँ जलाशय के किनारे छिछले पानी में खड़ी है। एक घास नदी, इनमें कोई गांठ नहीं, कोई पत्ता नहीं, भीतर से पूरी तरह खाली खोखली एक नरम शालाक सूर्यमुखी। आगे वे कहते हैं कि कोई देखे ना देखे, कोई चिन्हे ना चिन्हे, कोई जाने ना जाने, दृष्टि करता तो देखता है, सिरजनहार को चिंता है, प्रतिपाल तो जानता है। शायद गंगा पार काशी के मध्यकालीन संत में नरें के किसी पूर्वज को नहीं देखा था और एक कालजी साखी रजदी। अब यहाँ पर हम देखना है कि वे क्या कहते हैं कि संत गढ़ी को पिन दे, साधु न माने संक, राम अमिल माता रहे गिने इंद्र को रंक। भस्म स्नात देह
प्रसाद गाठों में गठा कोपिन धारण कर साधु जब भागीरथी के तट पर सूर्योदय सा खड़ा होता है तो वह जीवन और जगत का महानायक हो जाता है, जिसका तेज प्रताप देखकर पंच महाभूत पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश रोमांचित हो उठते हैं। अब यहाँ नरेई की प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है विद्यार्थी। यहाँ पर जो कुछ कठिन शब्द के अर्थ हैं इसके मैं बता, जैसे कि मुक्ति, मुक्ति का अर्थ आपको पता रहता है, उसका अर्थ रहता है छुटकारा। निहाल यानी आनंदित, परम वृष्टि यानी अधिक वृष्टि, मेखला यानी करधनी, खो कंदरा यानी गुफा, जलाशय यानी तालाब, कुमिदनी यानी अंबुजा या कमलिनी, छवि यानी सौंदर्य, मृणाल यानी कमल, कीचड़, सिरजनहार यानी रचनाकार, भस्म स्थान यानी कि भस्म में नराई हुई, और भागीरथ यानी गंगा। एक पूरे कठिन शब्द के अर्थ यहाँ पर दिए गए हैं विद्यार्थी। जब यहाँ पर हम देखते हैं तो हमें सही में ऐसा लगता है कि इस के आधार पर हमें परीक्षा में बहुत से ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जो हमें बताया गया है नरेई के वातावरण के बारे में बताया गया है, इनकी प्रकृति में जो भी संसाधन धरती पर उपलब्ध कराए हैं वे मानव के उपयोग के लिए है। मनुष्य को इन संसाधनों का तो उपयोग करना चाहिए, उसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस संसाधन का दुरुपयोग बिल्कुल ना हो। इस संसाधन का उपयोग कर वह अपने सुख के साधन बढ़ाए। प्राकृतिक संसाधन धरती पर सीमित मात्रा में ही हैं, वे एक न एक दिन समाप्त हो जाएंगे। मनुष्य को चाहिए कि वह वैकल्पिक संसाधनों की खोज करता रहे तथा प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किफायती से करे। वे आगे कहते हैं कि पराधीन दुखों की जननी है। पराधीन व्यक्ति को सोचने और विचार करने का अधिकार नहीं होता। हमारा देश जब आज़ाद हुआ तो लोगों ने सोचा कि देश में आर्थिक हालत शीघ्र बदले। आज़ादी के बाद देश में कितनी बार चुनाव है, लेकिन देश वही खड़ा है। सोने की चिड़िया कहा जाने वाला देश भ्रष्टाचार के आखड़ डूबा हुआ है। जहाँ कभी दूध घी की नदियाँ बहती थी, वहाँ के नैनीहाल कुपोषण से ग्रस्त है। देश में किसी न किसी को अकाल या बाढ़ का खतरा उठाना ही पड़ता रहता है। बच्चे अस्पताल में दवाइयाँ और ऑक्सीजन के अभाव में अकाल मौत का शिकार बन जाते हैं। इन परिस्थितियों के बीच में यह कैसे कहा जाए कि सचमुच आज़ाद हुए हम। यानी कि यहाँ पर नराई के बारे में बताया गया है और इसके माध्यम से हमें यह सीख भी मिली है कि सचमुच क्या हम आज़ाद हुए हैं। विद्यार्थी, यहाँ तक विभाग 2 में मैंने आपको नरेई की प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में मैंने आपको इसकी जानकारी दे दी है। यानी कि यहाँ पर जो यात्रा वर्णन में श्रीकांत जी ने रेलवे से की गई यात्रा वर्णन की गई है। इनकी रेलवे में बैठे बैठे उन्होंने यात्रा वर्णन का पूरा वर्णन दिया है और यात्रा में दिखाई देने वाले सुंदर प्राकृतिक दृश्यों का मनोहारी वर्णन इस पाठ की विशेषता बतलाई गई है। इनकी यात्रा वर्णन में वह स्टेशन पर रेलवे स्टेशन में बैठे बैठे रास्ते में आने वाले जितने भी प्राकृतिक दृश्य दिखे हैं उन्हें रास्ते में उन्होंने मनोहारी वर्णन इस पाठ में किया और उसकी यहाँ पर उन्होंने विशेषता बतलाई है। इसी के आधार पर आपको परीक्षा में कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों का उत्तर आपको हल करना पड़ता है। जैसे कि आपको सही गलत पूछा जाएगा। एक वाक्य में उत्तर लिखो, जैसे पानी से कौन सा प्रदेश मुक्त चाहता है, तो इसका उत्तर हमें ढूंढना है। इसका उत्तर हम लिख सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ा, जैसे कि पानी से यहाँ पर कौन सा पानी से बिहार मुक्त होना चाहता था, या फिर दूसरा प्रश्न पूछ सकता था जलाशय के छिछले पानी में खड़ी घास का नाम लिखे। क्या था खड़ी घास का नाम, यहाँ पर लिखेंगे जलाशय के छिछले पानी में नरई नामक घास खड़ी है। तीसरा से लिख सकते हैं, या फिर निम्नलिखित 1-2 शब्दों में उत्तर लिखिए। आपको जैसे कि पूछा जाएगा परिच्छेद में आए प्रभु गंगा का दूसरा नाम। अब यहाँ पर गंगा का दूसरा नाम जो बताया गया है वो क्या है, तो वहाँ के भागीरथी बताया गया है। फिर परिच्छेद में आए एक साहित्यकार का नाम, तो यहाँ पर देवकी नंदन खत्री। या फिर परिच्छेद में आए एक प्रसिद्ध तीर्थ का नाम काशी बताया गया है। परिच्छेद में आए पूर्वांचल के एक शहर का नाम, तो क्या होता है मिर्ज़ापुर। तो इस तरह से हमें आया गया है। इसी आधार पर इसमें संधि विधेय, जैसे कि जलाशय शब्द, जैसे कि विद्यार्थी यहाँ पर दिया है जलाशय, तो जलाशय का जब हम संधि विच्छेद करते हैं जल प्लस आशय, तो ये कौन सी संधि हो जाएगी, हमारी स्वर संधि। तो इस तरह से हमें क्या करना है, इसमें से कुछ शब्द ढूंढना है और शब्द ढूंढने के बाद हमें क्या बनाना है, उसका संधि विच्छेद हमको करना है। तो यहाँ तक कि मैंने समझाया है। अब यहाँ पर हम पाठ के आंगन में देखेंगे।
विद्यार्थी यहाँ पर पाठ के आंगन में हमें देखना है। यहाँ पर आपको सबसे पहले शब्द संसार दिया है। इसके लिए आपको प्रश्न नंबर 34 निकालना है। शब्द संसार के अंतर्गत यहाँ पर जो कठिन शब्द जैसे सनई, छोटे छोटे पौधे, इसको थोड़ा सा जूम करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे जैसे कि सनई, तो सनई में हम क्या लिखेंगे, इसका अर्थ दिया छोटे पौधों जिसके रेशों में रस्सी बनाई जाती है उसे सनई कहते हैं। गड्ढी, छोटे गड्ढा, दुर्दांत यानी कि बेकाबू, दृष्टता यानी तो दूरदृष्टि वाला, दुर्भिक्षण के अकाल या अभाव, ये हो गया। फिर यहाँ पर दिया गया है सरपत यानी कि सरकंडा, अव्यवस्थित, तिकड़ा हुआ या ठहरा हुआ, मृणाल यानी कमल की छड़ी, कोपिन यानी लंगोटी। यहाँ पर मुहावरा दिया गया है जैसे आनंदित होना, निहाल होना यानी कि आनंदित होना। तो इसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, हमें जो पाठ में दिया गया है यात्रा वर्णन के अंतर्गत उसे कठिन शब्द हमें लिखना है और उसके अंतर्गत आए हुए मुहावरे हमें ढूंढ के लिखना है। फिर यहाँ देखेंगे सूचना के अनुसार कृतियाँ करो। अब सूचना के अनुसार कृतियाँ करो के अंतर्गत पहला प्रश्न जो दिया गया है विद्यार्थी वो है संजाल पूर्ण करो। पहला क्या दिया गया है, संजाल पूर्ण करो। इसके अंतर्गत किशनगंज की विशेषता बताइए। अब हमें देखना है कि किशनगंज की क्या विशेषता है। तो यहाँ पर जैसे दिया है तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि किशनगंज की विशेषता में पहला यहाँ पर हम लिखेंगे कि कच्चे पक्के घर, झोपड़ेवाड़ी, धान और जूट के खेत। फिर यहाँ पर लिखेंगे सुपारी और नारियल के पेड़ और बांस की कोठियाँ या आम, कटहल, केले, यानी कि जो हमने देखा है वो उसका यहाँ पर हम क्या करेंगे, वर्णन करेंगे। फिर प्रश्न 2 यानी कि विधानों का सही या गलत में वर्गीकरण करिए। ये मैंने आपको पहले भी पूछा था कि इस तरह से आपको प्रश्न पूछ सकते हैं। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, इसे पढ़ोगे। जैसे कि पहला दिया है बंगाल का जिला मालदा आम के लिए प्रसिद्ध है, क्या ये हमारा विधान सही है। तो इसका उत्तर हमें क्या लिखेंगे, अगर सही है हमारा ये विधान तो इसके यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सत्य लिखेंगे। तो ये हमें देखना है। तो पहले का उत्तर हमारा सही है। फिर दूसरा प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर शाम का धुंधलाक उत्तर रहा है। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, इसका उत्तर हमें देखना है। तो इसका उत्तर जब हम देखेंगे तो इसका उत्तर हम लिखेंगे ये सही है, सही विधान में आएगा कि शाम का धुंधला उतर रहा है। ये प्रश्न दिया है पानी में खड़े प्रसन्नचित्त मछुआरे। तो ये क्या है, ये गलत विधान है। पानी में खड़े हैं प्रसन्नचित्त मछुआरे, ये क्या है, हमारा विधान गलत है। फिर है जलाशय का पानी उज्ज्वल नीलमणि सा महक रहा है। अब इसका उत्तर हमें देखना है कि क्या सही में ऐसा हो रहा है, क्या ये आंसर सही है कि नहीं है। तो इसका उत्तर हमें क्या करना है, आपको ढूंढना है आपकी टेक्स्ट बुक में, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करोगे, तो इसका विधान सही है कि नहीं गलत, ये आप थोड़ा सा प्रयत्न कर सकते हो, क्योंकि मेरे हिसाब से ये जो विधान दिया है मैंने पढ़ा है तो ये विधान क्या है, हमारा गलत है। तो आप प्रश्न 2 तक के मैंने आपको हल किया। प्रश्न 3 आपको देखना है के पाठ में प्रयुक्त खेती से संबंधित शब्द। अब इस पाठ में खेती से संबंधित शब्द कौन कौन से बताए गए हैं, तो ये हमें ढूंढना है। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं जैसे कि खेती से संबंधित शब्द यहाँ पर हम लिख सकते हैं जैसे कि जोताई, ठीक है, जोताई लिख सकते हैं। फिर हम लिख सकते हैं बोआई, आगे ध्यान में। फिर हम क्या लिख सकते हैं, रोपाई, क्या लिख सकते हैं, रोपाई लिख सकते हैं। और आखिरी में हम और एक लिखना है तो इसमें हम लिख सकते हैं निराई, आगे ध्यान में। इस तरह से क्या है, इसमें पाठ में प्रयुक्त खेती से संबंधित शब्द दिए गए हैं। ये हो गया। उत्तर लिखो, लेखक ने इस ट्रेन से यात्रा की थी। अब विद्यार्थियों, अगर आपने ये पूरा अच्छे से पढ़ा है तो आपको ध्यान में होगा कि लेखक ने कौन से ट्रेन से यात्रा की थी। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ हम लिख सकते हैं लेखक ने महानंदा एक्सप्रेस ट्रेन से यात्रा की थी। उत्तर बंगाल की महानदी का नाम क्या है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, महानंदा, आगे ध्यान में। फिर ऐसे पानी में मछलियाँ सांस लेने में दिक्कत होती है। अब कैसी मछली को पानी में सांस लेने में दिक्कत होती है, तो ये उत्तर आपको क्या करना है, थोड़ा सा ढूंढना है
और आपको ये उत्तर आपको अपने मन से लिखना है। ठीक है, मैंने अभी 2 उत्तर आपको बताए। अब यहाँ पर दिया गया है प्राकृतिक सौंदर्यता बनाए रखने वाली हमारी जिम्मेदारी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये हमें सदैव ध्यान में रखना है। भाषा बिंदु में क्या दिया है, पाठ में आए 10 वाक्य रचना के अनुसार लिखिए। मैंने आपको वाक्य किसे कहते हैं ये बताया, तो आपको ढूंढना है और लिखना है रचना के अनुसार आए हुए वाक्य। जैसे कि स्मार्टफोन का पूरा एक बाजार, मैं काफ़ी थका हुआ हूँ। इस तरह से हम सरल वाक्य बना सकते हैं। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, यह क्या रचना के आधार पर बने हुए वाक्य, ये हमें इसमें से ढूंढना और लिखना है। फिर उपयोजित लेखन में सुवचन के आधार पर कहानी लिखो और उस पर शीर्षक दो। बहाने नहीं, सफलता के रास्ते खोजो। तो यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, हमें एक क्या तैयार करना है, कहानी लेखन करना, उसका उचित शीर्षक देना। जैसे परिश्रम का विफल नहीं, यानी कि हम कुछ भी शीर्षक देखकर हम क्या बना सकते हैं, एक कहानी तैयार कर सकते हैं। यहाँ तक कि आपको करना है, यहाँ तक कि मैंने आपको समझाया है। जो भी मैंने आपको समझाया आपको एक नोटबुक में लिखना है।